व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिंगम डायग्राम को पढ़ लिया था और एलिंगम डायग्राम के बेसिस पर हम लोगों ने यह डिसाइड किया था कि रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पता करें देवानंद। चलो, तो मतलब हम लोगों को यह पता चल गया है यार कि एलिंगम डायग्राम की मदद से, मतलब अगर आपके पास में एलिंगम डायग्राम बनाओ डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच में, तो जो मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना है पहले उसकी लाइन डिसाइड कर लो, रिएक्शन को उल्टी घुमा के लिख दो तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर उस मेटल की लाइन के नीचे देख लो कितनी लाइंस हैं, कितने मेटल की लाइंस आ रही है, बस वो सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, देखो गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ये आपके एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे तरीके से और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना है। तो हम लोग यहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करेंगे। आप लोगों को यहां पर सिंपल सा फंडा याद रखना है, सिंपल सी चीज याद रखनी है कि किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए आप लोगों को सबसे पहले उसका ओर डिसाइड करना है। और डिसाइड करने के बाद आपको उस ओर का कॉन्सेंट्रेशन करना है। कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद आपको उसका या तो रोस्टिंग करनी है या कैल्सिनेशन करना है ताकि वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। फिर ऑक्साइड का सूटेबल ट्रीटमेंट करना है, यानी उसका रिडक्शन करना है। और बाद में उससे मिलने वाले मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है। तो अभी हम लोगों ने यहां पर प्यूरिफिकेशन मेथड नहीं सीखी है। आई नो हम लोगों ने यहाँ पर प्यूरिफिकेशन मेथड नहीं सीखी है, वो हम लोग लास्ट में सीखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जरूर देखेंगे कि आयरन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पर चीज पता होनी चाहिए कि आयरन के कौन कौन से ओर्स हमारे पास में अवेलेबल है। तो गाइस, आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए आप लोगों के पास में एक तो होता है हीमेटाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। देन होता है आपके पास में मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। देन होता है आपके पास में लिमोनाइट, याद है इसकी ट्रिक, हेमा मेगा लिमका चुरा लिए है ना। तो लिमोनाइट Fe2O3.2H2O। देन होता है आपके पास में कॉपर आयरन पायराइट। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, बेवकूफों का सोना। थोड़ा सा इसका गोल्ड जैसा टेक्सचर होता है, दिखने में थोड़ा सोने जैसा होता है, इसलिए लोग इसको कभी कभी सोना समझ लेते हैं। तो इसको FeS बोला जाता है, यानी कि आयरन सल्फाइड। एंड लास्ट इज योर सिडराइट इज FeCO3। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास में इतने सारे आयरन के ओर्स होते हैं जिससे हम लोग सक्सेसफुली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ इन ओर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाएगा, मतलब इन ओर्स में से जो अर्थी इंप्योरिटीज है, जो गैंग है, जो मैट्रिक्स है, उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से आप लोग यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो। दैट इज, जो आपके ओर्स होंगे, ओर्स के पार्टिकल हैवी होंगे, एंड जो भी आपका गैंग है, जो भी आपका मैट्रिक्स है, या जो भी आपका इंप्योरिटीज है, अर्थी इंप्योरिटीज है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लाइट होने की वजह से पानी इसे वॉश करके अपने साथ में ले जाएगा। ग्रेविटी सेपरेशन, या इसको अपन ने और क्या बोला था, हाइड्रोलिक वॉशिंग। नहीं इंक भरी है, मारो हाथ कालो ही क्यों। दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसे ग्रेविटी सेपरेशन बोला जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो बड़ा इजी है, क्या करेंगे, ओर्स लेंगे। अच्छा, ओर के कॉन्सेंट्रेशन के भी पहले, सॉरी, ये तो अपनी सेकेंड टेक्निक है, इसके पहले अपन इसकी क्या करेंगे, ग्राइंडिंग।
तो इन ओर्स की क्या करनी पड़ेगी, ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग तो आप लोगों को मालूम ही है, बॉल मिल, जॉ क्रशर, उसकी वजह से अपन ये बड़े बड़े जो ओर के टुकड़े हैं इनको फाइन पाउडर में ग्राइंड करके पीस लेंगे। फिर ग्राइंडेड ओर का हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन से वॉश कर लेंगे, तो जो भी इंप्योरिटी है, गैंग है, मैट्रिक्स है, वो पानी के साथ बह जाएगा और जो ओर हैवी होगा वो वहीं पर फंसा रह जाएगा, जिसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों करेंगे कैल्सिनेशन। यहाँ पर कैल्सिनेशन क्यों करेंगे प्यारे बच्चों, कैल्सिनेशन इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर आप देखो ये ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, ये ऑक्साइड और ये कार्बोनेट, ये सब कैल्सिनेशन से ही आप लोगों को आपका यूजेबल ऑक्साइड बनाकर दे सकते हैं। तो हम लोग यहां पर कैल्सिनेशन ही करेंगे, सिर्फ कॉपर पायराइड का हमें रोस्टिंग करना होगा। तो यहां पर कैल्सिनेशन किसके अंदर किया जाता है, रिवर बैटरी फर्नेस, हम लोग जानते हैं रिवर बैटरी फर्नेस के अंदर हम लोगों को इसका कैल्सिनेशन करना होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग सब जानते हैं जो कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन टेक्स प्लेस इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहां पर हम लोग कैल्सिनेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आपका हीमेटाइट और मैग्नेटाइट तो परफेक्टली ऑक्साइड है, इन दोनों के साथ कोई चिंता नहीं है। तो क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि भैया हम लोग कैल्सिनेशन या रोस्टिंग क्यों करते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि आपका जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाए। तो यहां पर आप देखो हीमेटाइट और मैग्नेटाइट तो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में, तो वी डोंट हैव टू टच देम, दीज आर परफेक्ट ऑक्साइड्स जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लिमोनाइट क्योंकि अभी हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो कैल्सिनेशन के अंदर Fe2O3.2H2O जैसे ओर्स को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 के अंदर, यानी सॉलिड फॉर्म में, और जो आपका वाटर है वो वेपर के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन से बाहर उड़ जाएगा। तो ये आपको वापस से आपका एक और मिल गया। तो एक तो ये आपके लिमोनाइट के साथ खेल हो गया। दूसरा, अगर आपके पास में सिड्राइट है तो ध्यान से देखिए, सिड्राइट को जैसे ही आप सिड्राइट को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो सिड्राइट टूट जाएगा आयरन ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर हो जाएगी। ये मिल गया आपको आयरन ऑक्साइड। अच्छा, मैंने कॉपर पायराइड बेटा FeS2 कहलाता है, ठीक है ना, सॉरी वो अपना भूल गए थे अपन, आयरन पायराइड इज FeS2। नाउ गाइस यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर FeO मिल गया, लेकिन क्या ये FeO मेटल निकाल कर देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार का मेटल ऑक्साइड एक बेसिक इंप्योरिटी की तरह काम कर सकता है। मतलब अगर आपने इसके रिडक्शन के वक्त, ध्यान रखिएगा, रिडक्शन के वक्त जब आप इसके अंदर फ्लक्स डालोगे, जब आप इसके अंदर फ्लक्स डालोगे तो हो सकता है कि वो फ्लक्स इस मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर स्लैग बना ले। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, FeO may form slag, therefore it has to be converted into Fe2O3 फॉर्म। इसे आपको Fe2O3 फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज ये क्या कर लेगा, स्लैग बना लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस FeO को जो हमें यहां से मिला है इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे ताकि ये हमें क्या बनाकर दे दे, ये हमें Fe2O3 बनाकर दे दे। तो अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो यहां पर हो जाएगा 4, तो यहां पर सिर्फ मुझे O2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका बैलेंस हो गया, 4 और 2 6, ठीक है। और ये जो मिलेगा ये आपका देख सकते हो आप हीमेटाइट फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से आप कैल्सिनेशन करके, आपके लिमोनाइट और आपके सिड्राइट से आयरन ऑक्साइड बना सकते हो, यानी कि Fe2O3 में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर FeO कभी गलती से बना दिया और आपने उसे छोड़ दिया तो ये स्लैग बन जाएगा आगे चल के, तो फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी बाबा, अपने को रिस्क नहीं लेना है। अरे बाबा रिस्क नहीं लेना कर बाबा, बाबूराव को बिल्कुल रिस्क नहीं मांगता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ये दोनों चीज क्लियर है। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ये ओर्स रब करके कैल्सिनेशन के बारे में एक चीज और बतानी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब करे,
रब करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक ग्रेविटी सेपरेशन गंगे पंगे पे अपन ने निकाल ही दिया है। चलो नाउ गाइस, आपने देखा यहां पर कि आपके पास में कॉपर पायराइड भी है, सॉरी आयरन पायराइड भी है। सो इन केस ऑफ आयरन पायराइड, फूल्स गोल्ड, गधों का सोना, FeS2 के लिए आप क्या करेंगे, रोस्टिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या पसंद है इसको, रोस्टिंग। ये टिकटॉक वाला है, इसको कैरी मिनाटी की जरूरत है, इसको रोस्ट करने की जरूरत है। तो FeS2 को क्या करना पड़ेगा, FeS2 की जब आप रोस्टिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक तो आपको FeO बनाकर देगा और SO2 बन के बाहर हो जाएगा। तो 2 to the 4 5 6, तो ये 3 ऑक्सीजन हो गए और यहां पर 2 अपन आयरन अगर लगा देंगे इस तरीके से तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां पर इसको 4 करना पड़ेगा। तो 4 2 हो गया 8 9 10, यानी यहां पर अपने को 5 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से FeO आपको बनाकर देगा। और आप लोग सब जानते हैं कि FeO को स्लैग से बचाने के लिए इसे हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, फर्दर इट हैव टू ट्रीटेड विद ऑक्सीजन सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 के 2 मोल्स। ठीक है, तो ये आपके रोस्टिंग की रिएक्शन हो गई। मतलब आपको रोस्टिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको रोस्टिंग इस तरीके से करनी पड़ सकती है। क्या ये चीज क्लियर हो गई, ये एक रोस्टिंग की इक्वेशन हो गई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है जब आप रोस्टिंग इन, जैसे यहां पर क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये फिर भी लिमिटेड है, लेकिन अगर आप बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन दे देते हो तो ये कभी कभी डायरेक्टली Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस बन के बाहर हो जाएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को। यहां पर अगर मैं 11 ऑक्सीजन लगा तो 11 2 22 और यहां पर इसको अगर अपन बैलेंस करें तो इसको लगा देते हैं 4 4 3 12, तो 4 2 8 8 2 16 16 और 8 2 16, नहीं यहां पर अपन इसको बैलेंस करना पड़ेगा यार। देख लो 3 लगा लो, 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और अच्छा Fe2 चाहिए यार, तो यहाँ पर मुझे Fe2O3 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे या तो 2 लगाना पड़ेगा, 2 to the 4 4 ही लगाना पड़ेगा। तो 2 to the 4 4 हो गया, ये 4 2 8, तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा 8 SO2। ठीक है, चलेगा। आयरन और सल्फर बैलेंस हो गए। अब अपन बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पर है 3 to the 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर 8 to the 16 और 2, हाँ ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है, मैंने बैलेंस कर दी थी, फालतू टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से भी आप रोस्टिंग कर सकते हो। तो एक रोस्टिंग की रिएक्शन ये हो गई जो 2 स्टेप में होगी, और एक रोस्टिंग की रिएक्शन ये होगा जिसमें डायरेक्टली आपको Fe2O3 मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते वक्त एक बात का और ध्यान रखेंगे कि इस चीज के अंदर ऑल द मॉइस्चर विल बी रिमूव्ड, यानी आपके ओर में से जो भी मॉइस्चर होगा वो सब रिमूव हो चुका होगा। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। एंड अगर आपके पास में इस वक्त अगर कोई इंप्योरिटीज है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंप्योरिटीज ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, अगर आपके पास में इसकी इंप्योरिटीज है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। इफ इंप्योरिटीज ऑफ दिस आर प्रेजेंट then it can also be removed by converting them into their volatile फॉर्म, यानी कि कौन सा फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, तो क्या मैं इसकी रिएक्शन यहां लिख दूं। चलिए तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर सल्फर की इंप्योरिटी है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बन के बाहर हो जाएगा। अगर आपके पास में फास्फोरस नाम की इंप्योरिटी है तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 होके बाहर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपके पास में आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर AS2O3 बन के बाहर हो जाएगा। तो यहां पर लगा देंगे 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3। और अगर आपके पास में एंटीमनी है Sb, तो एंटीमनी भी इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर Sb2O3 बन के बाहर हो जाएगा। तो जब आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करोगे आपके आयरन ऑक्साइड्स की या आपके आयरन ओर्स की, सॉरी, ताकि वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ये सारी इंप्योरिटीज भी उसी वक्त बाहर हो जाएगी। अब आप यहां पर देखो, अब आपके पास में Fe2O3
Fe2O3 Fe2O3 Fe2O3 और ही अवेलेबल है। यानी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जब रिडक्शन के लिए जाना है, जब आप आयरन ओर का रिडक्शन करोगे, जब आप आयरन के ऑक्साइड फॉर्म का रिडक्शन करोगे, तो आपके पास में Fe2O3 होना चाहिए, यानी कि हीमेटाइट वाला जो ओर है वही होना चाहिए। तो आपके पास में कोई सा भी ओर हो, कोई भी ओर हो, हम उसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके उसको हीमेटाइट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब हम इसका रिडक्शन करेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लास्ट फर्नेस। तो पहले जरा इतना नोट कर लो, इसको फटाफट से नोट कर लो। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर लास्ट में ये 4 केमिकल रिएक्शन इंप्योरिटीज के, इसको नोट करेंगे। तो ये हो गया आपका कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, यानी कि आपने आपके आयरन के ओर्स को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब उस ऑक्साइड फॉर्म का अपन क्या करने वाले, रिडक्शन करने वाले। तो फटाफट जरा इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे गुलजारी लाल। चलिए तो गाइस अब हम योग आइए, यो क्या हो गया, मैं तोतला तो नहीं हो गया हूं? तोतला से थाले मेरी नजर करता है, बीत लाते दो अभी ते अभी, और वो बुद्धे चे आते तेला धन। चलिए तो गाइज यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने पहले आयरन के एक्सट्रैक्शन के अंदर देखे कि उसके कौन कौन से ओर्स हैं, लिमोनाइट, हीमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3.2H2O, आयरन पायराइट FeS2 एंड सिडराइट FeCO3। हम लोगों ने इन ओर्स को पहले ग्राइंड करा जॉ क्रशर्स, बॉल मिल्स की मदद से, फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन करा ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग से, फिर हम लोगों ने इनका क्या करना चाहा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना चाहा। लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिर्फ ऑक्साइड ओर का किया जा सकता है, इसलिए हीमेटाइट और मैग्नेटाइट Fe2O3 एंड Fe3O4 तो सेफ है, लेकिन लिमोनाइट के अंदर वाटर होने की वजह से वो हाइड्रेटेड था। देन सिडराइट के अंदर FeCO3 के अंदर कार्बोनेट होने की वजह से वो कार्बोनेट फॉर्म में था, और आयरन पायराइट FeS2 होने की वजह से वो सल्फाइड फॉर्म में था, इसलिए हमें इनकी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करनी पड़ी। लिमोनाइट Fe2O3.2H2O और सिडराइट FeCO3 का हम लोगों ने क्या करा, कैल्सिनेशन करा, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमने इनसे हीट करा। तो लिमोनाइट तो सीधा Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल थे, वो उड़ गए। लेकिन जो सिडराइट था वो FeCO3 को हीट करने के बाद FeO में कन्वर्ट हो गया। अब वो FeO स्लैग ना बना ले, क्योंकि हम लोग स्लैग फॉर्मेशन सीख चुके हैं। अगर FeO के साथ SiO2 की इंप्योरिटी आ जाए, जो कि इसके साथ में होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि आयरन अर्थ क्रस्ट से निकला है, अर्थ में सिलिकॉन बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में होता है, मोस्ट अबंडेंट में से एक है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड की SiO2 की इंप्योरिटी होना फिक्स है। तो FeO SiO2 के साथ मिलकर FeSiO3 नाम का स्लैग ना बना ले, इसलिए हमने उसे फिर ऑक्सीजन के साथ हीट करके Fe2O3 में कन्वर्ट कर लिया। अब बात बची FeS2 की, तो FeS2 को हम लोगों ने रोस्ट करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा, ताकि वो Fe2O3 बना ले। हमने ये भी देखा कि इन दोनों प्रोसेस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर सल्फर, फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक की जो इंप्योरिटीज थी वो सब बाहर हो गई। अब अपन चलते हैं कि ये जो ऑक्साइड है इसका रिडक्शन कैसे किया जाए, और ये प्रोसेस की जाती है एक फर्नेस के अंदर, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसे बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस। क्या बोला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस। द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज ब्लास्ट फर्नेस। यहां पर मैं ब्लास्ट फर्नेस का आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना कोई खास जरूरी नहीं है, बस आप लोगों को ये याद मतलब समझ में आना चाहिए कि ब्लास्ट फर्नेस किस तरीके से काम करता है। ये इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस होता है हमारे पास में। देखो आप लोग मेरी ड्राइंग देख लो आप लोग, तो आप लोग बोलोगे वाह वाह, मतलब रफीक नहीं, टेराफिक। आप लोग बोलोगे वाह काका वाह, क्या डिराइंग है तेरी। डिराइंग में बोले तो अपन मास्टर है, मास्टर बोले तो मास्टर। चलिए बहुत हो गई बकवास, बन गया अपना ब्लास्ट फर्नेस। ये कुछ ऐसा होता है ब्लास्ट
फर्नेंस हुआ। ई ससुर का नाती, ई ससुर का नाती ऐसन दिखत बा, ई ऐसन दिखत बा, ई ऐसन बा, ऐसन बा, ऐसन बा ना, ऐसन बा। ओहो, ये कुछ ऐसा लास्ट फर्नेंस होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नाउ होता क्या है लाडलो, मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे बेसन के भजियो, ध्यान से इसको देखो तभी तुमको समझ में आएगा मेरे लाडले लाडले गुलगुलो, गुलगुले गुलगुले, जाना जाहूं जाही। हाँ अब देखो ये ऐसा कुछ ब्लास्ट फर्नेंस प्यारे बच्चों दिखता है ना। यहां पर ये जो ऊपर वाला जो हेड होता है, यहां पर हम लोग हमारा ओर के साथ में कोक और कोक के साथ में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करके यहां पर हम लोग इस हेड को पूरी तरीके से भर देते हैं। क्या बोला मैंने, क्या क्या डाला मैंने यहां पर, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है हमारा कोक। बेटा कोक मतलब कोका कोला नहीं, वरना तुम्हारे मन में गाना बजने लग गया होगा कोका कोला तू, तो ये कोका कोला नहीं है। कोक बोले तो प्योर कार्बन, कोक बोले तो प्योर कार्बन। कार्बन के साथ में अपन ने अपना ओर डाला, ऑब्वियसली अपना ओर कौन है, या तो Fe2O3 है हमारा ओर, हमारा जो खास ओर है वो Fe2O3 ही है। और हमने साथ में यहां पर डाला कैल्शियम कार्बोनेट। क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाला वो मैं आपको थोड़ी देर बाद इसके राज पे से पर्दा उठाऊंगा, पर्दा उठेगा। चलिए तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपने आपका ओर डाला, अब एक्चुअली क्या होता है, ये यहां से बहुत ज्यादा गरम गरम एयर, बहुत ज्यादा हॉट एयर यहां से फर्नेंस में अंदर भेजी जाती है। बहुत ज्यादा गरम हवाएं जो यूजुअली आप लोग पानी बताशे, छोले टिकिया, पिज्ज़ा, चाट पकौड़ी खाने के बाद जो तुम लोग गरम हवाएं छोड़ते हो, वैसे ही कुछ गरम हवाएं यहां से अंदर भेजी जाती है। तो ये हॉट एयर की वजह से क्या होता है, इस पोर्शन का टेम्परेचर बढ़ के 2170 केल्विन्स के आसपास का हो जाता है। कितना हो जाता है, 2170 केल्विन्स का। नाउ गाइस दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ कंबशन। इस जोन को क्या बोला जाता है, जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन जिसका टेम्परेचर कितना है 2170 केल्विन्स। ना यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां से जो कार्बन गिरकर अंदर आया, यानी जो कोक गिरकर जो अंदर आया है, ये कोक गिरकर सीधे यहां पहुंचता है। जैसे ये कोक यहां पहुंचा, भाई हॉट एयर मतलब क्या, ऑक्सीजन, नो डाउट। तो यहां पर ये कोक, यहां पर क्या होगा, तुरंत ये कोक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, CO2। और प्यारे बच्चों दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है, मतलब यहां से हीट इवॉल्व होगी। तो एक तो हॉट एयर अंदर जा रही है और दूसरा यहां पर कंबशन हो रहा है, मतलब यहां पर हीट रिलीज होगी। मतलब यहां पर ऑटोमेटिकली ये जो हीट रिलीज होने की वजह से इस जोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई दिक्कत, पक्की बात, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी, आई रिपीट, कोई भी परेशानी तो नहीं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए अब यहां पर जैसे CO2 गैस बनी, भाई CO2 बीइंग गैस एंड लाइटर इन नेचर, CO2 यहां से ऊपर उठने लगेगी, CO2 गैस यहां से ऊपर उठने लगेगी। लेकिन जब वो यहां पर इस एरिया में पहुंचेगी तो इस एरिया में उसकी मुलाकात फिर कार्बन के साथ होगी, क्योंकि कोक तो ऊपर से लगातार गिर रहा है। तो अगला जोन जहां का टेम्परेचर 1570 केल्विन्स के आसपास का होता है, उसे बोला जाता है पहला जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन, जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन। अभी रिडक्शन यहां नहीं पढ़ाऊंगा, रिडक्शन फाइनली वापस नीचे आके पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन क्यों बोलते वो समझते हैं।
यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर उठकर जा रही थी उसकी मुलाकात रास्ते में कार्बन के साथ हो गई। क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, ये दोनों रिएक्ट करके बना लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये हीट अब्सॉर्ब करेगी। तो जो टेम्परेचर 2170 केल्विन्स का हुआ है वो हीट अब्सॉर्ब होने की वजह से इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से, हीट अब्सॉर्ब होने की वजह से यहां का टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। क्या यह चीज समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत प्यारे बच्चों? पक्की बात, अच्छे तरीके से देख लो, पक्का अच्छे तरीके से देख लो। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अभी वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है? चले ऊपर, चलिए। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा और ऊपर उठती है, यहां पर कहीं पर जहां पर टेम्परेचर 1170 केल्विन होता है, इस जोन को बोला जाता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। कहां पर? जहां का टेम्परेचर 1170 केल्विन होता है। अब स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। यहां पर जैसे ही आप लोग ये ओर डालते हो तो ध्यान रखना, दिस ओर हैव इंप्योरिटीज, दिस ओर हैव इंप्योरिटीज ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। इसके अंदर इंप्योरिटी होती है कौन सी? सिलिकॉन ऑक्साइड। और सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, मतलब एसिडिक इंप्योरिटी होती है। तो आपने साथ में क्या डाला? कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट 1170 केल्विन्स की वजह से ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस से उड़ गई, लेकिन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बचा, जैसे ही यहां पर ये बना और इसके साथ में ये आयरन के ओर्स भी नीचे गिर रहे हैं और ओर के साथ में ये इंप्योरिटी भी गिर रही है, तो ये इंप्योरिटी के साथ यहां पर कंबाइन होकर बना लेता है CaSiO3, दैट इज योर स्लैग। और ये बन जाता है आपका यहां पर फाइनली स्लैग। इसीलिए इस जोन को बोला जाता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। यानी यहां पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर टूट के और के साथ में जो सिलिकॉन ऑक्साइड की इंप्योरिटी उसको बना लेता है, और यहां से फिर आपका जो स्लैग है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और नीचे गिरते गिरते जैसे ही वो इस टेम्परेचर पे पहुंचता है 2170 केल्विन्स पर, वो मेल्ट हो जाता है और यहां पर कहीं पर वो इकट्ठा होना चालू हो जाता है। यहां पर आपका स्लैग इकट्ठा होना चालू हो जाता है। और यहां से आप इस स्लैग को, यहां से स्लैग जो है वो बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्लैग यहां पर मेल्ट होकर 2170 केल्विन पर इकट्ठा हो जाएगा। नाउ क्या मेरे प्यारे बच्चों ने इतना नोट कर लिया? बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जोन ऑफ कंबशन का, जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन का एंड जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन का। अपन यहां पर नाम भी लिख लेते हैं। चलिए मैं यहां पर लिख दूं जोन ऑफ कंबशन, यहां पर मैं लिखता हूं जोन ऑफ कंबशन, फिर इसके बाद जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन एंड हीट अब्जॉर्प्शन, और ये जो है 1170 केल्विन, दिस इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 रिएक्शन लिख लो, जगह चाहिए अब मुझे। 150 रुपया में जगह देगा, जल्दी से इसको नोट करो। नोट कर लिया? इसको रब करें। अरे केमिस्ट्री से देखो हमारी फाटलाउली, कितनों की फाटलाउली फाटलाउली। क्या हुआ? डर लगा? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस, यहां से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो कुछ 900 केल्विन्स और यहां पर कुछ 523 केल्विन्स के आसपास का टेम्परेचर देखा जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज जोन ऑफ रिडक्शन। इस जोन को क्या बोला जाता है? जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन को बोला जाता है 523 केल्विन से लेकर ये 900 केल्विन तक वर्क करता है एक जोन ऑफ रिडक्शन।
और एक जोन ऑफ रिडक्शन आप यहां पर देख चुके हो, और दूसरा जोन ऑफ रिडक्शन कुछ वर्क करता है 1173 केल्विन से लेकर 1570 केल्विन के बीच में। तो दो जगह आपको यहां पर रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। मैं दोनों तरफ आपको करवाऊंगा, यानी पहला रिडक्शन यू विल बी ऑब्जर्विंग हियर एंड द नेक्स्ट रिडक्शन यू विल बी ऑब्जर्विंग समवेयर हियर। अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखो। आप यहां से देख रहे हो कि जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी थी। मैं यहां पर एक काम करता हूं, वो रिएक्शन वापस से लिख देता हूं। जोन ऑफ कंबशन के अंदर क्या हो रहा था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बन के ऊपर उठ रहा था। यहां पर पहुंचकर, इस एरिया में पहुंचकर कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। समझ में आ गई बात आपको। यहां पर अपना स्लैग बना था, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड ने SiO2 के साथ मिलकर CaSiO3 नाम का स्लैग बना लिया। ये जो एरिया, यहां से आपकी जितनी भी एग्जॉस्टेड गैसेस हैं, CO2 जैसी, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी बाहर हो जाती है। कौन सा टेम्परेचर होगा, नियर अराउंड यहां का टेम्परेचर होगा 500 केल्विन पर। अब यहां पर देखो, जैसे ही आपका और आया, आप यहां से देख रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस यहां से तेजी से ऊपर की ओर उठ रही है। तो जैसे ही आपका 523 केल्विन पर, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, 523 से 900 केल्विन पर, जैसे ही आपका Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा Fe3O4 के अंदर, और गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 बन के बाहर हो जाएगी। वी हैव टू बैलेंस दिस। यहां लगाया 2 तो ये हो गया, यहां लगाया 3 तो ये 3 बैलेंस हो गए, 3 3 9 4 2 8, बहुत बढ़िया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। फिर ये Fe3O4 वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आया, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर इसे कन्वर्ट कर दिया FeO के अंदर। समझ पा रहे हो बात को, यानी यहां पर ये 3 है तो यहां पर अपने को लगाना पड़ेगा 3, तो ये हो गया 3, लेकिन यहां पर अपन इसको लगा देते 2, तो ये हो जाएगा 6 FeO, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन, यहां पर 8 CO2 आपको बन के बाहर हो जाएंगे। तो 4 2 8, 4 2 8, 3 2 6, ठीक है ना। ऐसी कुछ आपको इसको रिएक्शन को बैलेंस करनी होगी। आई थिंक अभी भी कुछ गड़बड़ी चल रही है इसके अंदर। 8 कार्बन के साथ ये बाहर हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा FeO के 6 नहीं आने चाहिए। फिर यहां पर अगर अपन इसको करें, FeO चाहिए हमें, तो ये इसको कर दो 3 3 3 9, तो 9 FeO, तो 9 तो ये हो गया, 4 3 12, 4 3 12, 12 में से 9 यहाँ लग गया तो बचा 3, तो ये 3 CO, तो ये हो गया 3 CO2 बाहर। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, रिएक्शन बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आप देखो, आपको मिल गया फाइनली FeO, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन हुई, ये जो दोनों रिएक्शन हुई, ये हुई अराउंड 773 केल्विन्स, ये अराउंड 773 केल्विन्स के आसपास हुई। अच्छा, एक रिएक्शन और हो सकती है कि अगर मान लीजिए आपके पास में Fe2O3 है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सीधे रिएक्ट करके 2FeO बना लेगा, और एक CO2 गैस यहां से बाहर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर क्या मिला, FeO आपको यहां पर मिल गया। कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा, इस FeO को बचाने के लिए भी हम लोगों ने यहां पर ये स्लैग बनाने के लिए इसको यूज किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को। पता चला FeO SiO के साथ कंबाइन होकर स्लैग बना लिया, तो वो गड़बड़ हो जाती। तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस। ठीक है, अब यहां से ये FeO गिरेगा, यहां से ये FeO नीचे गिरेगा, गिरा 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 गिरा, और कहां आ गया, 1173 से 1570 केल्विन पर, यानी कि अब इस पोर्शन पर आ गया ये, मतलब ये यहां से गिरकर इस पोर्शन में आ गया। समझ में आ रही बात आप लोगों को, कहां आ गया, सेंटर वाले पोर्शन पे आ गया। पहले जरा इतना ऑब्जर्व करो कि ये कहां आया, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत। क्या हुआ, यहां पर यह रिड्यूस हुआ और FeO बनकर यहां पर आ गया, यानी स्लैग फॉर्मेशन और हीट अब्जॉर्प्शन के बीच में। अब यहां पर इस टेम्परेचर पे, यानी कि अराउंड 1163 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होता है, मतलब आप यहां पर इसको 1673 केल्विन के आसपास मान के चलो। मतलब यहां पर ये इतने पोर्शन के अंदर ये आपका स्लैग आया,
यहां पर CO बन ही रहा है, तो ये बचा हुआ आयरन ऑक्साइड जब CO के साथ कंबाइन होगा तो यहां पर आपको मिलेगा Fe, और ये CO2 गैस बन के बाहर हो जाएगी और ये बन गया आपका सॉलिड आयरन, और जितनी भी CO2 नाम की गैसेज है वो सब यहां से बाहर हो जाएगी। तो ये हो गया आपका जोन ऑफ रिडक्शन। तो जोन ऑफ रिडक्शन दो जगह हम लोगों ने देखा, पहला यहां पर और दूसरा यहां पर, यानी पहला टॉप मोस्ट पर और दूसरा आपके स्लैग फॉर्मेशन से जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन और रिडक्शन के बीच में। तो ये इस तरीके से आयरन यहां पर क्या हो गया, इस तरीके से आपको आयरन मिल गया। ठीक है, पक्की बात। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इसको रब करके आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली आपको आपका आयरन मिल चुका है, फाइनली यू हैव गॉट योर आयरन, आपको आपका आयरन मिल चुका है। अब आयरन यहां से और नीचे गिरेगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, डायग्राम को थोड़ा अच्छा स्वच्छ भारत अभियान कर देता हूं इसका मैं। 2170 केल्विन, 1570 केल्विन, 1170 केल्विन्स, 900 केल्विन्स, 523 केल्विन्स। ठीक है, चलिए करें इसको रब। क्या इसको मिटा दूं मैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब जोन ऑफ रिडक्शन के बाद क्या होगा, जोन ऑफ रिडक्शन के बाद क्या होगा, जब आपके आयरन के और Fe मेटल, यानी जब आपका आयरन मेटल यहां पर पहुंचेगा 2170 केल्विन पर, वो यहां पर मेल्ट हो जाएगा पूरी तरीके से और यहां पर इकट्ठा होने लगेगा। यहां पर आपका मॉल्टन आयरन, यहां पर आपका मॉल्टन आयरन इकट्ठा होने लगा, जिसे आप यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस आयरन को नॉर्मल आयरन ना बोलते, बोला जाता है पिग आयरन। नाउ व्हाई दिस आयरन इज कॉल्ड एज पिग आयरन, ये हमें समझाएगा हमारा लास्ट फिफ्थ यानी कि जोन ऑफ फ्यूजन। हमें हमारा लास्ट जोन ऑफ फ्यूजन हमें बताएगा कि क्यों इस जोन को मतलब इस आयरन को पिग आयरन बोला जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है प्यारे बच्चों, जोन ऑफ फ्यूजन जो होता है वो नियर अराउंड 1163 केल्विन से लेकर 2000 केल्विन्स के आसपास तक का होता है। समझ में आई बात आपको ना? होता क्या है कि जो आपका आयरन ओर होता है, ओर के साथ जो इंप्योरिटीज थी, याद है आपको कौन कौन सी जो ओर के साथ में इंप्योरिटीज थी? एक तो सिलिकॉन ऑक्साइड की, वो तो स्लैग बन के बाहर हो गई। लेकिन अगर कुछ सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की जो इंप्योरिटीज थी, ये 100% वहां पर रिमूव नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? तो हमेशा ध्यान रखना, ओर के साथ में जो इंप्योरिटीज है वर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, इन वेरी लेस अमाउंट, ये बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एंड हेंस इट मिक्स विथ molten iron, and hence it mix with molten iron। ये क्या करेगी? molten iron के साथ मिक्स हो जाएगी। कौन से एरिया में? कुछ ये वाले एरिया में, यहां पर इस एरिया में, यानी इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में। तो अब क्या होगा, लगभग 4% जो इंप्योरिटी है, 4% इंप्योरिटी, इसमें कौन कौन सी इंप्योरिटी आ गई? सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये जो तुमने कोक डाला है, कोक, ये इंप्योरिटीज जब आपके आयरन के साथ मिल जाती है तो ये आयरन कहलाता है आपका पिग आयरन। और ये पिग आयरन यहां से मॉल्टन फॉर्म में हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो जो ये ब्लास्ट फर्नेस से आपको आयरन मिलता है, इसे क्या बोला जाता है? पिग आयरन। अब आप देखो ये पिग आयरन इम्प्योर है, इसलिए इस पिग आयरन की फिर हमें क्या करना होती है? प्यूरिफिकेशन। और जब आप इसका प्यूरिफिकेशन करते हो तो आपको आयरन मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है ब्लास्ट फर्नेस का सिस्टम। इसका फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं कि आयरन के कितने टाइप है और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फटाफट नोट करो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हो गया? क्या मैं इसको रब कर दूं? क्या हम इसे रब करके आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? तो ये हो गई हमारी बात ब्लास्ट फर्नेस की। नहीं धर्म जी, हमें आयरन के बारे में बताइए। नहीं, सुनिए हेमा मालिनी। चलिए, हो गया। अब गाइस, अभी हम लोगों ने देखा कि ब्लास्ट फर्नेस से, जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस से आपको क्या मिला? पिग आयरन। कौन सा आयरन? पिग आयरन। अब क्योंकि पिग आयरन के नाम में ही पिग है, और हम लोग सब जानते हैं यूजुअली पिग थोड़ा सा
मड में या गंदे एरिया में रहना पसंद करता है, इसलिए ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है। इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। ये क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, क्योंकि इसके अंदर 4% कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की इंप्योरिटीज होती है। लाड़ लो, क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब अगर आपने इस पिग आयरन को हीट करा विथ स्क्रैप आयरन, बेटा स्क्रैप आयरन मतलब कि जो गंदा, सड़ा हुआ, जंग लगा हुआ, जो अनयूज्ड आयरन है, जो स्क्रैप आयरन होता है, जो अनयूज्ड आयरन होता है, जब आप उसके साथ में हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कास्ट आयरन के अंदर। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कास्ट आयरन के अंदर। तो ये होता है आपका सेकेंड टाइप ऑफ आयरन, कास्ट आयरन। इसके अंदर 3% इंप्योरिटीज होती है। इसके अंदर क्या होता है? 3% इंप्योरिटीज होती है। और कास्ट आयरन के नाम में कास्ट होने का मतलब है इसको अलग अलग फॉर्म्स में मेल्ट करके मोल्ड कर दिया जाता है। जैसे कि ये अलग अलग शेप ले ले, ये आपने देखा होगा लोहा सरिये के शेप में आता है, कभी कभी लोहा बीम कॉलम के शेप में आता है। अलग अलग शेप्स में जो आयरन आता है वो कास्ट आयरन आ सकता है। और हमारे पास में तीसरे टाइप का आयरन होता है जिसको बोला जाता है रॉट आयरन। रॉट आयरन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब इसके अंदर मात्र 0.5 से 0.5% इंप्योरिटीज होती है। और यही वो रॉट आयरन है। एक्चुअली इनिशियली क्या होता है, ये रॉट आयरन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब इतना जैसे आटा नहीं होता, आटा गला हुआ आटा जिसको अपन वो रोटी बेलने के लिए आटा बनाते, तो उतना सॉफ्ट होता है। तो इस रॉट आयरन को बीइंग वेरी सॉफ्ट, इट इज बीइंग सॉफ्ट, इट इज मिक्स्ड विथ स्लैग। इट इज मिक्स्ड विथ स्लैग, यानी जो अपन ने उधर ब्लास्ट फर्नेस में जो स्लैग निकला था ना, उस स्लैग के साथ इसको मिक्स कर देते हैं, विच मेक्स इट वेरी हार्ड। जो इसको क्या करता है? विच मेक्स इट वेरी हार्ड, ये इसे बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है। इनफैक्ट ये इसे कोरोजन फ्री भी बना देता है। मतलब रॉट आयरन एक तो प्योरेस्ट फॉर्म में है, इंप्योरिटी कम है, और तुमने स्लैग मिला दिया तो उससे वो हार्ड हो गया और कोरोजन फ्री हो गया। इसीलिए ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवेज के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, जो आप लोग ब्रिज बनाते हो, ब्रिजेस के अंदर, इन सब क्रिटिकल जगहों पर रॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत मस्त तरीके से इसको पढ़ा, एंड आई गेस आप लोगों को इसके प्रॉपर नोट्स बनाकर एक लाइन बाय लाइन आपको इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शंस थोड़ी ज्यादा थी, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो सकता है, लेकिन मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी रिमाइंड यू, इंजीनियरिंग इन मेटलर्जी आज के तारीख में सबसे ज्यादा जिसको बोलना चाहिए गोल्ड माइंस में से एक है, क्योंकि इंडिया में मेटलर्जी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और मेटलर्जी डिपार्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब से लेकर हर तरीके की जॉब्स में बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटीज़ मिल सकती है। तो इवन दो ये चैप्टर बोरिंग है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ के रखो और अगर आपको मौका मिलता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने का या बीटेक करने का इन मेटलर्जी, तो आप सोने की खान पर बैठ सकते हो, मतलब आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो इस चैप्टर को हल्के में मत लो, प्लीज़ इस पर फोकस करो, प्लीज इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, ये आगे फ्यूचर में आपको काम देने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।